बुढ़ापे ने ल्यूटेमन हेल से लगभग सब कुछ छीन लिया था, सिवाय उसकी यादों के। 76 साल की उम्र में भी ल्यूटेमन देश के सबसे अमीर बिजनेसमैनों में गिना जाता था। उसके होटल, शिपिंग कंपनियां, प्राइवेट एयरलाइंस, लग्जरी रिसॉर्ट्स और इन्वेस्टमेंट फर्म कई शहरों तक फैली हुई थीं। अखबार आज भी उसे आयरन चेयरमैन कहते थे। कर्मचारी उसकी इज्जत करते थे, दुश्मन उससे डरते थे। बिजनेस मैगजीन अक्सर लिखती थीं कि उसने अपनी मेहनत और त्याग से शून्य से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन अपने ही महल जैसे घर के अंदर ल्यूटेमन से कोई नहीं डरता था। वह बस अकेला था। इतनी दौलत होने के बावजूद ल्यूटेमन दिल का बहुत अच्छा इंसान था, जो परिवार को सबसे ऊपर रखता था। पत्नी को खोने के बाद उसने दोबारा शादी नहीं की। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पोते पोतियों के लिए कुर्बान कर दी। शामें स्कूल मीटिंग्स में बिताई, परिवार की परेशानियां सुलझाईं, बच्चों को बदनामी से बचाया और हमेशा कोशिश की कि उन्हें कभी अकेलापन महसूस न हो। उसे सच में लगता था कि परिवार पैसे से ज्यादा मायने रखता है। जब भी उसके पोते पोतियां मुस्कुराते, उसे सुकून मिलता। जब भी वे कुछ मांगते, वह पूरा कर देता। जब भी वे गलती करते, वह उन्हें बचा लेता। यहाँ तक कि जब वे उसका अपमान करते, तब भी वह खुद को समझा लेता कि अभी बच्चे हैं, समझदार नहीं हुए। एक हादसे में परिवार के बाकी लोग सालों पहले चले गए थे और तब से ल्यूटेमन ने चारों बच्चों को लगभग अकेले ही पाला था। उसके लिए वे सिर्फ वारिस नहीं थे, वे उसकी जिंदगी जीने की आखिरी वजह थे। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन शांति से मरेगा, जब उसके पोते पोतियां मिलकर हेल साम्राज्य संभाल रहे होंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से हवेली के अंदर कुछ बदलने लगा था। घर की गर्माहट खत्म हो रही थी। अब बच्चे उसके पास तभी बैठते जब उन्हें पैसे चाहिए होते। जो डाइनिंग हॉल कभी हंसी से भरा रहता था, अब उसकी सारी चमकदमक के बावजूद ठंडा और सूना लगता था। नौकरों ने भी घर का तनाव महसूस करना शुरू कर दिया था। कई बार ल्यूटेमन कमरे में जाता तो फुसफुसाहट अचानक बंद हो जाती। कई बार उसने देखा कि कालमुरा डंग उसे अजीब नजरों से घूर रहा है, खासकर तब जब बच्चे आसपास नहीं होते। उस रात तेज बारिश हवेली की विशाल कांच की खिड़कियों पर लगातार पड़ रही थी। बाहर गरजते बादलों की आवाज गूंज रही थी। ल्यूटेमन अपनी व्हीलचेयर पर डाइनिंग टेबल के सिरहाने चुपचाप बैठा था। ऊपर लगा सुनहरा झूमर चमक रहा था और उसकी रोशनी संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थी। फिर भी माहौल अजीब तरह से अंधेरा महसूस हो रहा था। उसके सामने उसके चारों पोते पोतियां बैठे थे। रिवेन बड़ा पोता, ज़ॉस्की छोटा पोता, लिरिल बड़ी पोती और जिया सबसे छोटी पोती। चारों अब बड़े हो चुके थे, लेकिन उनकी हरकतें अभी भी बिगड़े हुए बच्चों जैसी थीं, जिन्होंने कभी ना सुनना सीखा ही नहीं। ग्रैंडपा, हमें आइसक्रीम चाहिए, ज़ॉस्की ने फोन चलाते हुए आलस भरे अंदाज में कहा। आधी रात हो चुकी है, ल्यूटेमन ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। तो क्या हुआ? लिरिल तुरंत चिढ़कर बोली। आप हमेशा मजा खराब कर देते हो। रिवेन कुर्सी पर पीछे झुककर मुस्कुराया। अरे ग्रैंडपा, इतना सख्त बनना बंद करो। जिया ने आंखें घुमाई। आप ऐसा बिहेव करते हो जैसे हम छोटे बच्चे हों। ल्यूटेमन कुछ पल तक उन्हें चुपचाप देखता रहा। अचानक एक दर्दभरी याद उसके दिमाग में उभरी। 5 साल पहले जब ज़ॉस्की को गंभीर निमोनिया हुआ था, तब ल्यूटेमन पूरी रात उसके अस्पताल के बेड के पास जागता रहा था। उस वक्त ज़ॉस्की डर के मारे रो रहा था और ल्यूटेमन का हाथ कसकर पकड़े हुए था। और आज वही लड़का उससे बात करते हुए उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहा था। फिर दूसरी याद आई, लिरिल का ग्रेजुएशन डे। उसने कैमरों के सामने गर्व से ल्यूटेमन को गले लगाया था और कहा था, दुनिया के सबसे अच्छे दादाजी। और अब उसकी आंखों में हर बार सिर्फ चिढ़ दिखाई देती थी। ल्यूटेमन ने चुपचाप अपनी नजरें झुका लीं। उनके पास ही ल्यूटेमन का सबसे पुराना दोस्त कालमुरा डंग बैठा था। कालमुरा बच्चों की तरफ प्यार से मुस्कुराया। उन्हें जिंदगी एंजॉय करने दो, ल्यूटेमन, उसने नरम आवाज में कहा। कालमुरा हमेशा खुद को प्यार करने वाले दादाजी जैसा दिखाता था। वह बच्चों को बिगाड़ता था, उनका पक्ष लेता था, उन्हें बढ़ावा देता था। और धीरे धीरे उनके दिमाग में ल्यूटेमन के खिलाफ जहर भरता जा रहा था। सालों से कालमुरा उनके कानों में एक ही जहरीली बातें डालता आ रहा था। तुम्हारे दादाजी को सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी है। उन्होंने तुम्हारे माता पिता को भी कंट्रोल किया था। वो अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आज्ञा मानने वाले लोग चाहिए। वो तुम्हें परिवार नहीं, सिर्फ अपना उत्तराधिकारी समझते हैं। उन्होंने तुम्हारे परिवार से कभी सच में प्यार नहीं किया। शुरुआत में पोते पोतियों ने ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सालों के साथ वही बातें धीरे धीरे उनके मन में घर करती गईं। ल्यूटेमन अच्छी तरह समझता था कि कालमुरा क्या कर रहा है। उसे बहुत पहले ही उसकी चालाकियां समझ आ गई थीं। उसे दिखता था कि कालमुरा हमेशा बच्चों को उसके खिलाफ भड़काता रहता है। कैसे वह हवेली के अंदर होने वाले झगड़ों का चुपचाप मजा लेता था। कैसे हर बहस के दौरान उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती थी। लेकिन ल्यूटेमन हमेशा चुप रहा, क्योंकि उसके दिल के अंदर कहीं न कहीं उसे धोखे से ज्यादा अकेलेपन का डर था। और इसलिए भी क्योंकि मुश्किल दिनों में कालमुरा ही उसका इकलौता दोस्त था जो उसके साथ खड़ा रहा था। पुरानी दोस्ती का वही एहसान उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। तभी एक और पुरानी याद अचानक उसके दिमाग में उभर आई। 3 महीने पहले उसने रिवेन को गुस्से में कहते सुना था, वो बूढ़ा हमें परिवार नहीं, कर्मचारियों की तरह ट्रीट करता है। तब कालमुरा ने शांत आवाज में जवाब दिया था, क्योंकि उसे अपने साम्राज्य की ज्यादा परवाह है, खून के रिश्तों की नहीं। ल्यूटेमन को याद आया कि उस रात वह कमरे के बाहर चुपचाप खड़ा था और बिना कुछ कहे वापस चला गया था, क्योंकि उसके अंदर अभी भी कहीं उम्मीद बाकी थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा।
फिर जोरदार गरज से पूरी हवेली हिल उठी। बारिश का पानी खिड़कियों पर बहता जा रहा था। ल्यूटेमन ने धीरे से अपनी थकी हुई आंखें मल लीं। पिछले कुछ समय से उसकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। डॉक्टर उसे बार बार तनाव से दूर रहने की सलाह दे चुके थे, लेकिन तनाव अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था। हर सुबह वह कंपनी की परेशानियां संभालता था, हर शाम परिवार के झगड़े सुलझाता था, और हर रात चुपचाप यही सोचता रहता था कि आखिर एक दादाजी के रूप में उससे कहाँ गलती हो गई। तो आइसक्रीम आ रही है या नहीं? ज़ॉस्की ने फिर बेसब्री से शिकायत की। ल्यूटेमन ने दोबारा बच्चों की तरफ देखा। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि साफ मना कर दे, लेकिन तभी उसके अंदर वही पुराना डर फिर जाग उठा। अगर उसने फिर मना किया तो एक और झगड़ा शुरू हो जाएगा, एक और इल्जाम, और खाने की मेज पर फिर वही ठंडी खामोशी छा जाएगी। और अब वह भावनात्मक रूप से इतना थक चुका था कि लड़ने की ताकत नहीं बची थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली। ठीक है, जो मंगवाना है मंगा लो। चारों बच्चे जीतने वाली मुस्कान के साथ हंस पड़े। ज़ॉस्की ने तुरंत फोन उठा लिया। लिरिल गर्व से मुस्कुराई। रिवेन ने संतुष्टि भरी नजर से कालमुरा की तरफ देखा, और जिया धीरे से बुदबुदाई। देखा, आखिर में ये हमेशा मान ही जाते हैं। कालमुरा चुपचाप चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराया, लेकिन ल्यूटेमन सिर्फ बेहद थका हुआ लग रहा था, क्योंकि उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास उसे पहले ही चेतावनी दे चुका था। इस परिवार के अंदर कुछ सड़ने लगा है, और धीरे धीरे उसका उस पर से नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। अगली सुबह हेल हवेली में ऐसा हंगामा मचा जैसे कोई तूफान आ गया है। नौकर घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया। रात में पिघली हुई आइसक्रीम में लापरवाही से शराब मिलाकर खाने की वजह से चारों बच्चों की हालत खराब हो गई थी। ज़ॉस्की लगातार उल्टियां कर रहा था। लिरिल ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जिया रो रो कर सारा दोष रसोई स्टाफ पर डाल रही थी, और रिवेन गुस्से में सब पर चिल्ला रहा था। कुछ ही घंटों में स्कूल के अधिकारी हवेली पहुंच गए। उनके पीछे चाइल्ड वेलफेयर वाले भी आ गए। टीचरों ने ल्यूटेमन को लापरवाही के लिए खूब खरी खोटी सुनाई। एक टीचर ने निराश होकर कहा, आपको अपने बिजनेस साम्राज्य की ज्यादा चिंता है, बच्चों की सेहत की नहीं। ये शब्द ल्यूटेमन के दिल में तीर की तरह चुभ गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वह इनके लिए कितनी रातें बिना सोए गुजार चुका था। ल्यूटेमन ने सबके सामने माफी मांग ली। उसने हर इल्जाम चुपचाप अपने सिर ले लिया, जबकि बच्चों को बिगाड़ने वाला वह खुद नहीं था। लेकिन फिर भी चारों ने उसी को दोष दिया। लिरिल नौकरों के सामने उस पर चिल्लाई, आपने सबके सामने हमारी बेइज्जती करवा दी। ज़ॉस्की ने गुस्से में ग्लास उठाकर दीवार पर दे मारा। आप हमेशा खुद को बेचारा दिखाते हो, रिवेन ने ठंडी आवाज में कहा। आपको फैमिली से ज्यादा बिजनेस मीटिंग्स की परवाह है। जिया ने बाहें मोड़ते हुए कड़वाहट से कहा, अगर हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो हमारे साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। ये शब्द सुनकर ल्यूटेमन पूरी तरह सुन्न पड़ गया। कमरे में दर्दभरी खामोशी छा गई। बच्चों के पीछे कालमुरा डंग खड़ा था, जैसे उन्हें सांत्वना दे रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश था। ल्यूटेमन ने उसकी शांत शक्ल के पीछे छिपी हल्की मुस्कान देख ली थी। अचानक एक पुरानी याद उसके दिमाग में उभरी। सालों पहले जब बच्चों के माता पिता की मौत हुई थी, तब चारों अंतिम संस्कार में फूट फूट कर रो रहे थे। उस वक्त वे डर के मारे ल्यूटेमन से चिपके हुए थे। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ नशे में धुत आदमी लिरिल को घेर चुके थे और जिया डर के मारे रो रही थी। अपनी उम्र के बावजूद ल्यूटेमन खुद उन आदमियों से भिड़ गया और लड़कियों को बचाया। उस लड़ाई में उसके कंधे में चोट लग गई, उसकी शर्ट पर खून लग गया था, लेकिन फिर भी उसने दोनों को बचाया। अगली सुबह शुक्रिया कहने की जगह लिरिल उसी पर चिल्लाने लगी, आपने सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी। जिया ने भी उसे जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करने का दोष दिया, और कालमुरा ने चुपचाप आग में घी डाल दिया। तुम्हारे दादाजी तुम पर कभी भरोसा नहीं करते, उसने धीरे से कहा। ल्यूटेमन फिर चुप रहा। एक और याद सामने आई। छोटी सी लिरिल जिसके चेहरे पर बर्थडे केक लगा हुआ था, हंसते हुए उसकी तरफ भाग रही थी। ग्रैंडपा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और आज वही लड़की उससे बात करते वक्त नफरत से भर जाती थी। आखिरकार रिवेन कंपनी के कामों में शामिल होने लगा। शुरू में ल्यूटेमन को गर्व हुआ। उसे लगा उसका पोता आखिर जिम्मेदार बन रहा है। लेकिन ल्यूटेमन की बीमारी के दौरान रिवेन ने चालाकी से उससे कई संदिग्ध कागजों पर साइन करवा लिए। जब भी ल्यूटेमन सवाल करता, रिवेन शांत होकर कहता, बस कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग है। ल्यूटेमन ने आंख बंद करके उस पर भरोसा किया। बाद में उसे पता चला कि करोड़ों रुपए चुपचाप रिवेन के कंट्रोल में जा चुके हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर ज़ॉस्की को सिंगर बनने का जुनून चढ़ गया। टैलेंट न होने के बावजूद उसने करोड़ों के इन्वेस्टमेंट की मांग की। ल्यूटेमन ने उसके लिए प्रोड्यूसर, स्टूडियो, कॉन्सर्ट और प्रमोशन तक का इंतजाम कर दिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ज़ॉस्की बेहद खराब गायक साबित हुआ। लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन सच्चाई स्वीकार करने की बजाय उसने दोष ल्यूटेमन पर डाल दिया। आपने मुझे कभी सही से सपोर्ट ही नहीं किया। ये शब्द बूढ़े आदमी के दिल के अंदर कुछ तोड़ गए। ल्यूटेमन ने उनके लिए अपनी इज्जत, दौलत और सुकून सब कुर्बान कर दिया था, फिर भी उनकी नजरों में वही हमेशा विलेन था। आखिर में जिया ने भी उसे धोखा दे दिया। उसने चुपके से एक दूसरे स्टूडेंट की रिसर्च चुरा ली। ल्यूटेमन ने अपना रसूख इस्तेमाल करके स्कैंडल दबा दिया और उसका भविष्य बचा लिया। लेकिन शुक्रिया कहने की बजाय वह बाद में हंसते हुए बोली,
आप तो हर चीज ठीक कर ही देते हो। ये एक लाइन हमेशा के लिए ल्यूटेमन के दिल में फंस गई। और हर मुसीबत, हर धोखे, हर गलती के दौरान कालमुरा डंग लगातार बच्चों के दिमाग में जहर भरता रहा। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्हें सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करना है। वो तुम्हें अपनी जायदाद समझते हैं। वो प्यार का नाटक करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ आज्ञा मानने वाले लोग चाहिए। धीरे धीरे बच्चों ने ल्यूटेमन को परिवार समझना बंद कर दिया। रिवेन ने तब धीरे से कहा था, ग्रैंडपा, आप भी हमें छोड़कर मत जाना। और आज वही लड़का उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। फिर भी ल्यूटेमन हमेशा उन्हें बचाता रहा। हर बार जब भी स्कूल से शिकायत आती, वही मामला संभालता। जब भी कोई स्कैंडल होता, वही पैसे देकर मामला दबाता। जब भी बच्चे नियम तोड़ते, वही अपना रसूख इस्तेमाल करके उन्हें बचाता। शुरू में उसे लगा था कि समय के साथ वे समझदार हो जाएंगे, लेकिन वे और बिगड़ते चले गए। साल धीरे धीरे बीतते गए। हवेली और ठंडी होती गई। अब बच्चे उससे प्यार से तभी बात करते जब उन्हें पैसे या सुरक्षा चाहिए होती। उधर कालमुरा का असर उन पर हर साल बढ़ता जा रहा था। वह बूढ़ा लगातार उनके दिमाग में जहर भरता रहता। तुम्हारे दादाजी सिर्फ तुम्हारा भविष्य कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे माता पिता की खुशियां भी बर्बाद कर दी थीं। वो तुम्हें परिवार नहीं, अपने साम्राज्य का वारिस समझते हैं। और धीरे धीरे बच्चों ने उन झूठों पर यकीन करना शुरू कर दिया। फिर कॉलेज के दौरान रिवेन और जोस्की ने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। शराब के नशे में उन्होंने एक अमीर बिजनेसमैन के पोते को बुरी तरह पीट दिया। वह लड़का अस्पताल पहुंच गया। मीडिया तक बात पहुंचने ही वाली थी। ल्यूटेमन ने खुद भारी रकम देकर मामला दबाया, यहां तक कि वह उस लड़के के दादा के सामने निजी तौर पर घुटनों तक झुक गया। वो बेइज्जती उसे कई हफ्तों तक अंदर से तोड़ती रही। लेकिन घर लौटने के बाद भी रिवेन सिर्फ गुस्से में बोला, आपको ये मामला जल्दी संभालना चाहिए था। दोनों पोतों में से किसी ने एक बार भी माफी नहीं मांगी। एक और दर्दभरी याद ल्यूटेमन के मन में आई। जब रिवेन 10 साल का था, तब उसने स्कूल की ट्रॉफी दिखाकर गर्व से कहा था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। लेकिन अब उस मासूम बच्चे की जगह लालच ने ले ली थी। उधर लिरिल और जिया को ऐशो आराम और आजादी का नशा चढ़ चुका था। कालमुरा हमेशा उन्हें बढ़ावा देता। जवान लड़कियों को जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए, वह कहा करता था। एक रात उसने चुपके से दोनों को एक अंडरग्राउंड क्लब जाने के लिए उकसाया, जहां खतरनाक लोग मौजूद थे। कुछ घंटों बाद ल्यूटेमन को डरी हुई कॉल आई। अब वे उसे सिर्फ एक रुकावट की तरह देखने लगे। और इतना सब होने के बावजूद ल्यूटेमन उन्हें बचाता रहा। उसने अपनी इज्जत कुर्बान कर दी, अपनी दौलत, अपना सुकून, अपनी सेहत, सब कुछ। और बदले में उन्होंने उसे मार डाला। ये सब बहुत चुपचाप हुआ, धीरे धीरे, ठीक वैसे ही जैसे परिवार का धोखा हमेशा होता है। एक जमा देने वाली सर्द रात में ल्यूटेमन अपने कमरे में कमजोर हालत में लेटा था। बाहर बारिश की बूंदें अंधेरी खिड़कियों पर धीरे धीरे टकरा रही थीं। उसकी सांसें उथली हो चुकी थीं। उसका शरीर अब ठीक से उसका साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टरों को लगता था कि उम्र उसे खत्म कर रही है, लेकिन असली सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। बच्चों ने महीनों से धीरे धीरे उसकी दवाइयों की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी थी। शुरुआत में वे सिर्फ उसकी जायदाद के बारे में चोरी छिपे बातें करते थे, लेकिन बाद में लालच ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। उस रात ल्यूटेमन ने कमरे के बाहर उनकी बातें सुन लीं। इसके मरते ही कंपनी मेरी होगी, रिवेन ने बेसब्री से फुसफुसाया। जॉस की ठंडी हंसी हंसा, बस इसकी दवाई फिर बढ़ा दो। फिर लिरिल की आवाज आई, इसने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, ये डिजर्व करता है। आखिर में जिया धीरे से बोली, हम हमेशा इंतजार नहीं कर सकते। कंबल के नीचे ल्यूटेमन के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मरने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आखिरकार उसे सच्चाई समझ आ गई थी। उन्होंने उससे कभी सच में प्यार किया ही नहीं। अब उनकी नजरों में वह परिवार नहीं था, बस एक मरता हुआ बूढ़ा आदमी था जो उनके और उसकी दौलत के बीच खड़ा था। कुछ मिनट बाद रिवेन दवाई लेकर कमरे में आया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ अधीरता थी। ल्यूटेमन चुपचाप अपने पोते को देखता रहा। तभी एक आखिरी याद उसके दिमाग में उभरी। छोटा सा रिवेन जो तूफानी रातों में डरकर उसके पास सो जाता था क्योंकि उसे बिजली की गरज से डर लगता था। तब ल्यूटेमन ने कहा था, ग्रैंडपा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। और आज वही लड़का उसके सामने जहर लेकर खड़ा था। फिर भी ल्यूटेमन ने धीरे से दवाइयां निगल लीं। शायद उसके अंदर का एक हिस्सा पहले ही हार मान चुका था। उसका सीना दर्द से कसने लगा। अंधेरा धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगा। उसकी सांसें कमजोर पड़ती गईं। कमरा धुंधला होने लगा। और मरने से पहले आखिरी चीज जो ल्यूटेमन ने देखी, वो था कालमुरा डंग, जो बच्चों के पीछे खड़ा हल्की संतुष्ट मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। फिर सब कुछ गायब हो गया। अंधेरे ने पूरे कमरे को निगल लिया। कुछ पल के लिए ल्यूटेमन को अजीब तरह से लगा जैसे उसका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया हो। न कोई दर्द, न कोई गुस्सा, न कोई निराशा, बस खालीपन। और फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। सुबह की तेज धूप बड़े बड़े पर्दों से होकर कमरे में फैल रही थी। सुनहरी रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ल्यूटेमन ने हांफते हुए तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अब उसके सीने में दर्द नहीं था। शरीर की कमजोरी गायब हो चुकी थी। उसके कांपते हाथ अचानक फिर से मजबूत और स्थिर हो गए थे।
न झुर्रियां, न उम्र के निशान, न जोड़ों का दर्द। घबराकर ल्यूटेमन ने जल्दी से अपना चेहरा छुआ। उसकी त्वचा जवान महसूस हो रही थी, मजबूत, जिंदा। उसने बेचैनी से पूरे कमरे को देखा। सब कुछ अलग लग रहा था, ज्यादा साफ, ज्यादा चमकदार। खिड़की के पास रखे फूल ताजा थे, महंगे लकड़ी के फर्नीचर नए लग रहे थे। यहां तक कि कमरे की हवा भी हल्की महसूस हो रही थी। फिर उसकी नजर धीरे धीरे दीवार पर टंगे कैलेंडर पर गई। ल्यूटेमन पूरी तरह जम गया। 5 साल पहले, बिल्कुल वही तारीख, वही महीना। कुछ सेकंड तक वह बस खाली आंखों से देखता रहा। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक एक पुरानी याद उसके दिमाग में फट पड़ी। बाहर बारिश, दवाई की बोतल, रिवेन की ठंडी आंखें, जॉस्की की धीमी हंसी, लिरिल की फुसफुसाहट। ये डिजर्व करता है। ल्यूटेमन की सांसें भारी हो गईं। उसने जल्दी से फिर अपने हाथों की तरफ देखा। जिंदा। वह सच में जिंदा था। तभी कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आई। कुछ ही पल बाद उसका असिस्टेंट मुस्कुराते हुए अंदर आया। सर, सुबह की बोर्ड मीटिंग 1 घंटे में शुरू होगी। ल्यूटेमन चुपचाप उसे देखता रहा। असिस्टेंट थोड़ा उलझ गया। सर। लेकिन ल्यूटेमन जैसे उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में फिर एक और याद कौन थी। उसकी जिंदगी की आखिरी रात। उसका कमजोर शरीर जो हिल भी नहीं पा रहा था, और बच्चों के पीछे खड़ा कालमुराडन, चेहरे पर वही हल्की संतुष्ट मुस्कान लिए। ल्यूटेमन ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब वह सब समझ चुका था। वह वापस आ चुका था। शुरुआत में उसे लगा शायद वह कोई सपना देख रहा है, शायद मौत के बाद उसका दिमाग कोई अजीब भ्रम पैदा कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ी, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा होने लगा। वही नौकर सीढ़ियों के पास वही ट्रे गिराता है, वही बिजनेस कॉल सिंगापुर से आती है, अखबार की वही हेडलाइन। हर छोटी बड़ी चीज उसकी यादों से हूबहू मिल रही थी। तभी उसके अंदर वो डरावनी सच्चाई पूरी तरह बैठ गई। जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया था, एक और टाइमलाइन, एक और अवसर। कई मिनट तक ल्यूटेमन खिड़की के पास चुपचाप बैठा रहा। पिछली जिंदगी की बारिश जैसे अब भी उसकी यादों में फंसी हुई थी। उसे हर धोखा याद था, हर अपमान, हर कुर्बानी, हर अकेली रात। उसे याद था कैसे वह अपने पोते पोतियों को बचाने के लिए लोगों के सामने घुटनों तक झुक गया था, कैसे उसने उनकी गलतियों को छुपाने के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी थी। और उसे ये भी याद था कि आखिर में वही बच्चे उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे, सिर्फ उसकी जायदाद के लिए। धीरे धीरे उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई, और फिर उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। इस बार वह उन लोगों के लिए खुद को कुर्बान नहीं करेगा, जिन्होंने उसे बर्बाद करने में कभी झिझक महसूस नहीं की। इस बार वह सबसे पहले खुद को बचाएगा। उस रात वही पुराना डाइनिंग टेबल वाला सीन फिर लगभग पहले जैसा दोहराया गया। बारिश फिर विशाल खिड़कियों पर जोर से पड़ रही थी। चारों बच्चे लापरवाही से टेबल के आसपास बैठे थे। जॉस्की फोन चलाने में लगा था। कॉलेज से लौटने के बाद रिवेन चिढ़ा हुआ दिख रहा था। लिरिल फिर से रोकटोक की शिकायत कर रही थी, और जिया नौकरों का मजाक उड़ा रही थी। फिर वही मांग सामने आई। ग्रैंडपा, हमें आइसक्रीम चाहिए, जॉस्की बोला। ल्यूटेमन चुपचाप उसे देखने लगा। तभी एक पुरानी याद सामने आई। जॉस्की उसकी मौत वाली रात कह रहा था, बस इसकी दवाई की मात्रा और बढ़ा दो। ल्यूटेमन की आंखें थोड़ी सख्त हो गईं। आधी रात हो चुकी है, उसने शांत आवाज में कहा। तो क्या हुआ? लिरिल तुरंत चिढ़ गई। आप हमेशा मूड खराब कर देते हो। रिवेन हंस पड़ा। इतना सख्त बनना बंद करो, बूढ़े आदमी। उनके पास बैठा कालमुराडन हमेशा की तरह प्यार से मुस्कुरा रहा था। उन्हें जिंदगी एंजॉय करने दो, ल्यूटेमन, उसने नरमी से कहा। पिछली जिंदगी में ल्यूटेमन झगड़े के डर से मान जाता था, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ ठंडा और सख्त हो चुका था। एक के बाद एक दर्द भरी यादें उसके दिमाग में आने लगीं। लिरिल का उस पर चिल्लाना जब उसने उसे खतरनाक लोगों से बचाया था। आपने मेरी बेइज्जती कर दी। जिया का उसका मजाक उड़ाना जब उसने उसका स्कैंडल दबाया था। आप तो हर चीज ठीक कर ही देते हो। बीमारी के दौरान रिवेन का जबरदस्ती उससे कागजों पर साइन करवाना। और आखिर में दवाई। झर। ल्यूटेमन धीरे से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ऊपर मेरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसने शांत स्वर में कहा। चारों बच्चे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आमतौर पर वह बैठकर बहस करता था, लेकिन इस बार वह बस मुड़कर चला गया। कालमुरा की आंखें हल्का सा सिकुड़ी, लेकिन अगले ही पल वह फिर मुस्कुरा दिया। देखा, उसने बच्चों से धीरे से कहा। उसे फैमिली से ज्यादा बिजनेस की चिंता है। बच्चे कड़वाहट से हंस पड़े। फिर कालमुरा ने खुशी खुशी उन्हें पहले की तरह जरूरत से ज्यादा मिठाइयां और शराब ऑर्डर करने दी। कुछ घंटों बाद ल्यूटेमन ऊपर अपने ऑफिस में लाइव बिजनेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह चुपचाप डाइनिंग हॉल की सिक्योरिटी फुटेज देख रहा था। वह देख रहा था कि कैसे कालमुरा बच्चों को उकसा रहा है, कैसे जॉस्की लापरवाही से शराब मिला रहा है, कैसे बाकी सब हंस रहे हैं। और कई सालों में पहली बार ल्यूटेमन ने कुछ नहीं किया। न कोई चेतावनी, न कोई बचाव, न कोई कुर्बानी। अगली सुबह वही पुरानी तबाही फिर हवेली में फूट पड़ी। डॉक्टर तुरंत बुलाए गए। स्कूल के अधिकारी पहुंचे। टीचरों ने परिवार की आलोचना की। चाइल्ड वेलफेयर वालों ने कानूनी जांच की धमकी दी। चारों बच्चे तुरंत घबरा गए। पिछली जिंदगी में ल्यूटेमन ने तुरंत सारा दोष अपने सिर ले लिया था।
लेकिन इस बार वह शांति से मीटिंग रूम में गया, हाथ में कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग्स लेकर। मैं पूरी रात इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में था, उसने शांत आवाज में कहा। फिर उसने सबको फुटेज दिखा दी। पूरा कमरा खामोश हो गया। अधिकारियों की नजरें धीरे धीरे बच्चों की तरफ गईं, फिर कालमुरा की तरफ। पहली बार कालमुरा डंग के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। लिरिल डर गई। रिवेन ने तुरंत नौकरों पर इल्जाम डालना शुरू कर दिया। जिया जोर जोर से रोने लगी और जॉस्की गुस्से में चिल्लाया, ग्रैंडपा हमें रोक सकते थे। ये सुनकर ल्यूटेमन को लगभग हंसी आ गई। तभी एक दर्दभरी याद उसके दिमाग में कौन थी। उसकी पिछली जिंदगी, जहां वह सबके सामने माफी मांग रहा था और फिर भी बच्चे उसी को दोष दे रहे थे। और अब वही लोग खुद को बचाने के लिए किसी और को दोष देने में लगे थे। चाइल्ड वेलफेयर अधिकारी अब बच्चों को निगरानी में रखने की बात करने लगे। चारों के चेहरे पीले पड़ गए। पिछली टाइमलाइन में ल्यूटेमन ने दया की भीख मांगी थी, लेकिन इस बार वह बस चुपचाप बैठा रहा। आखिर में एक अधिकारी ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ल्यूटेमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हर काम का नतीजा होता है। ये 4 शब्द सुनकर बच्चे जांच से भी ज्यादा हिल गए। लिरिल ने हैरानी से उसे देखा। आप सच में ये सब होने दे रहे हो? ल्यूटेमन ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। एक और पुरानी याद सामने आई। लिरिल उसकी मौत वाली रात बिना किसी भावना के खड़ी थी। ये डिजर्व करता है। ल्यूटेमन का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। हाँ, उस एक शब्द ने पूरे कमरे को जमा दिया। आखिरकार वकीलों ने बच्चों को निगरानी में जाने से बचा लिया, लेकिन बच्चों ने ल्यूटेमन का वो ठंडा रवैया कभी नहीं भुलाया। उस रात हवेली में जोरदार झगड़ा हुआ। आपने हमें छोड़ दिया, जॉस्की चिल्लाया। आप चाहते थे कि हमारी बेइज्जती हो, लिरिल ने आरोप लगाया। रिवेन ने ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, अब आप परिवार जैसा व्यवहार नहीं करते। और कालमुरा ने तुरंत उनके गुस्से को और भड़काया। देखा, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे दादाजी ने कभी सच में तुम्हारी परवाह नहीं की। ल्यूटेमन ऊपर से सब सुन रहा था, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। अब अपराधबोध उस पर हावी नहीं हो रहा था। कुछ हफ्तों बाद वही पुरानी मुसीबत फिर सामने आई। कॉलेज में शराब के नशे में रिवेन और जॉस्की ने फिर एक बिजनेसमैन के पोते को बुरी तरह पीट दिया। पिछली जिंदगी में ल्यूटेमन ने करोड़ों खर्च करके मामला दबाया था। उसे याद था कैसे वह पीड़ित परिवार के सामने घुटनों तक झुक गया था, कैसे अखबार हेल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाले थे, और कैसे बाद में रिवेन ने उल्टा शिकायत की थी कि ल्यूटेमन ने मामला बहुत धीरे संभाला। अब वही हालात फिर सामने थे। इस बार ल्यूटेमन चुपचाप डिसिप्लिनरी हियरिंग में बैठा। पीड़ित लड़के का दादा गुस्से से भरा हुआ था। क्या आप फिर इनका बचाव करेंगे? उसने ठंडी आवाज में पूछा। ल्यूटेमन ने धीरे से रिवेन और जॉस्की की तरफ देखा। एक साथ कई यादें उसके दिमाग में दौड़ गईं। अस्पताल के बिल, टूटी हुई इज्जत, उसे बचाने के बाद भी बच्चों का उसी का अपमान करना, रिवेन का कंपनी के कागजों में धोखा करना, जॉस्की का उसकी दवाइयों में जहर मिलाते हुए हंसना। धीरे धीरे ल्यूटेमन का चेहरा सख्त हो गया। अगर इन्होंने हिंसा की है, उसने शांत आवाज में कहा, तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए। पूरा कमरा चुप हो गया। जॉस्की गुस्से में तुरंत खड़ा हो गया, ग्रैंडपा। लेकिन ल्यूटेमन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। दोनों पोतों को सार्वजनिक रूप से सस्पेंड कर दिया गया। उनकी सोशल इमेज एक ही रात में टूट गई। उस रात रिवेन ने गुस्से में हवेली का फर्नीचर तोड़ दिया। आपने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया, वह चिल्लाया। ल्यूटेमन चुपचाप उसे देखता रहा। तभी एक पुरानी याद सामने आई। उसकी मौत वाली रात रिवेन बाहर खड़ा फुसफुसा रहा था, ये बूढ़ा आखिर कब मरेगा? ल्यूटेमन की आंखें और ठंडी हो गईं। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, तुमने खुद अपना भविष्य बर्बाद किया है। कालमुरा अब भी चुपके चुपके बच्चों के मन में जहर भरता रहा। सालों पहले बिजनेस में कालमुरा असफल हो गया था, जबकि ल्यूटेमन बहुत सफल बन गया। तभी से जलन धीरे धीरे उसके अंदर जहर बन चुकी थी। उसने जानबूझकर बच्चों को घमंडी बनाया, अनुशासन के खिलाफ किया, और खुद ल्यूटेमन के खिलाफ खड़ा कर दिया। और ल्यूटेमन इतना मूर्ख था कि उसने ये सब होने दिया। एक महीने बाद फिर एक पुरानी दर्दभरी याद सामने आई। कालमुरा ने लिरिल और उसकी दोस्तों को फिर एक अंडरग्राउंड बार जाने के लिए उकसाया। जिंदगी एंजॉय करो, उसने कहा। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी माँ को भी ऐसे ही बांध कर रखा था। उस रात देर से लिरिल ने रोते हुए ल्यूटेमन को कॉल किया। पिछली जिंदगी में वह तुरंत वहां भागा चला गया था। उसे याद था कैसे उसने अपनी उम्र की परवाह किए बिना खतरनाक लोगों से लड़ाई की थी, कैसे उसकी शर्ट खून से भर गई थी, कैसे वह लड़कियों को सुरक्षित घर वापस लाया था। और फिर भी लिरिल ने उसी पर चिल्लाया था, आपने मेरी बेइज्जती कर दी। लेकिन इस बार ल्यूटेमन बस चुपचाप बजते फोन को देखता रहा। अंधेरे कमरे में फोन की आवाज गूंज रही थी। कई सेकंड तक वह स्क्रीन को देखता रहा, फिर धीरे से उसने फोन बंद कर दिया। कई घंटों बाद पुलिस की रेड के दौरान लिरिल किसी तरह अकेले वहां से बचकर निकली। बाहर तेज बारिश हो रही थी और सड़कों पर पुलिस सायरन गूंज रहे थे। उसका मेकअप खराब हो चुका था, उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। कई सालों में पहली बार उसकी आंखों में सचमुच डर दिखाई दे रहा था। आधी रात के बाद वह हवेली वापस लौटी। तूफान के बीच वो विशाल हवेली ठंडी और खामोश लग रही थी। जैसे ही वह अंदर आई, उसने देखा कि ल्यूटेमन फायरप्लेस के पास बैठा आराम से कुछ कागज पढ़ रहा था। आपने मेरी कॉल्स इग्नोर कर दी, वह गुस्से में चिल्लाई। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। नौकर घबराकर रुक गए। ल्यूटेमन ने धीरे से उसकी तरफ देखा। हाँ, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। उस एक शब्द ने लिरिल को हिला दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतना बेरुखा हो सकता है। पिछली जिंदगी में वह खतरनाक सड़कों से भागते हुए उसे बचाने आया था। उसने शराबियों से लड़ाई की थी, खून बहाते हुए घर लौटा था, और फिर भी बाद में उसी लड़की ने उसकी बेइज्जती की थी। लेकिन इस बार
उसने उसे बचाने का फैसला ही नहीं किया। धीरे धीरे लिरिल के गुस्से में डर भी घुलने लगा। आपने सच में मुझे वहां छोड़ दिया था? उसने कड़वाहट से पूछा। ल्यूटेमन के दिमाग में एक दर्दभरी याद चमकी। सालों पहले लिरिल चिल्लाई थी, आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। फिर दूसरी याद आई, उसकी मौत वाली रात वही लड़की चुपचाप खड़ी थी जबकि रिवेन जायदाद की बातें कर रहा था। ल्यूटेमन की आंखें और ठंडी हो गईं। तुम सुरक्षित वापस आ गई, उसने धीरे से कहा। इतना काफी होना चाहिए। कालमुरा डंग तुरंत नाटक करते हुए लिरिल के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बेचारी बच्ची, उसने इतनी जोर से कहा कि सब सुन लें। कोई दादाजी अपनी पोती के साथ इतना ठंडा व्यवहार नहीं करता। लेकिन उसकी हमदर्दी के पीछे ल्यूटेमन ने कुछ और भी देखा। संतुष्टि। कालमुरा परिवार के टूटते रिश्तों का मजा ले रहा था। लेकिन पहली बार ल्यूटेमन ने एक और जरूरी चीज नोटिस की। लिरिल अब सच में नतीजों से डरने लगी थी। गुस्सा नहीं, बगावत नहीं, डर। धीरे धीरे चारों बच्चों को समझ आने लगा कि उनके दादाजी पूरी तरह बदल चुके हैं। अब वह आंख बंद करके उन्हें बचाने नहीं वाला था। और यही बात उन्हें सजा से भी ज्यादा डराने लगी। कुछ हफ्तों बाद एक और पुरानी मुसीबत सामने आई। इस बार मामला शादी का था। पिछली जिंदगी में रिवेन और जॉस की पार्टियों और बिजनेस गैदरिंग्स में दूसरे अमीर बिजनेसमैन की बेटियों के साथ बुरी तरह फ्लर्ट करते थे। शुरू में उन्हें ये सब सिर्फ मजाक लगता था, लेकिन बाद में बड़ा स्कैंडल खड़ा हो गया। अफवाहें बिजनेस सर्कल्स में फैलने लगी। फोटो ऑनलाइन लीक हो गए। मीडिया तक मामला पहुंचने वाला था। तब ल्यूटेमन ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए लड़कियों के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और जबरदस्ती शादी तक करवाई थी। उसे याद था कैसे उसने अपनी इज्जत निगलकर वादा किया था कि उसके पोते अच्छे पति बनेंगे। लेकिन सच्चाई उससे कहीं बदतर निकली। रिवेन मानसिक रूप से अत्याचारी बन गया। जॉस की शराब पीकर हिंसक हो जाता था। सालों तक चुपचाप सहने के बाद एक महिला घरेलू हिंसा में मारी गई। उस लड़की के पिता ने बाद में कानूनी और भावनात्मक रूप से ल्यूटेमन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कोर्ट केस, मीडिया स्कैंडल, सार्वजनिक बेइज्जती। वो त्रासदी ल्यूटेमन को मौत तक सताती रही। अब इतिहास फिर उसी मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। जब इस टाइमलाइन में भी रिवेन और जॉस्की ने उन्हीं लड़कियों के साथ स्कैंडल किया तो ल्यूटेमन खुद वहां पहुंचा। दोनों लड़कों को लगा कि वह पहले की तरह फिर माफी मांगेगा। लेकिन इस बार ल्यूटेमन ने अचानक रिवेन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। सब लोग वहीं जम गए, यहां तक कि कालमुरा भी हैरान रह गया। रिवेन अपनी आंखों में यकीन न होने वाला गुस्सा लिए दादाजी को घूरने लगा। ग्रैंडपा, उसने धीमे से कहा। लेकिन इस बार ल्यूटेमन को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। तभी एक दर्दभरी याद उसके दिमाग में कौंधी। रिवेन अस्पताल के बेड के पास खड़ा ठंडी आवाज में कह रहा था, ये बूढ़ा आखिर कब मरेगा? ल्यूटेमन धीरे से लड़कियों के पिता की तरफ मुड़ा। मेरे पोते आपकी बेटियों के लायक नहीं हैं, उसने सख्त आवाज में कहा। इन्हें शादी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। बिजनेसमैन सच में हैरान रह गया। पिछली जिंदगी में ल्यूटेमन हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था, लेकिन आज वह पूरी तरह शांत खड़ा था। रिवेन का चेहरा नफरत से भर गया। जॉस्की जोर से गाली देने लगा। आपको बाहर वालों की ज्यादा फिक्र है, अपनी फैमिली की नहीं। तभी एक और पुरानी याद सामने आई। जॉस्की हंसते हुए उसकी दवाई की मात्रा बढ़ा रहा था। ल्यूटेमन का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। कई सालों में पहली बार उसने इज्जत बचाने की जगह सही गलत को चुना था। और अजीब बात यह थी कि कई सालों में पहली बार उस रात उसे चैन की नींद आई। कुछ समय बाद एक और पुरानी घटना दोबारा सामने आई। चारों पोते पोतियां खराब पढ़ाई के बावजूद हेल कॉर्पोरेशन में बड़े पद मांगने लगे। पिछली जिंदगी में ल्यूटेमन ने उन्हें खुश करने के लिए मेहनती कर्मचारियों तक को नौकरी से निकाल दिया था। उसे याद था कैसे डेनियल कार्टर चुपचाप अपना ऑफिस खाली कर रहा था। डेनियल लगभग 10 सालों से वफादारी से काम कर रहा था। फिर भी ल्यूटेमन ने परिवार के लिए उसे कुर्बान कर दिया था। कुछ महीनों बाद कंपनी को भारी नुकसान हुआ क्योंकि रिवेन और जॉस्की में बिल्कुल अनुशासन नहीं था। अब वही मांग फिर सामने थी। उस मैनेजर को निकालो और उसकी जगह मुझे दो, रिवेन ने घमंड से कहा। पास में डेनियल घबराकर कंपनी की फाइलें पकड़े खड़ा था। पिछली जिंदगी में जाते वक्त उसने निराश नजरों से ल्यूटेमन को देखा था। वो अपराधबोध आज भी ल्यूटेमन को परेशान करता था। लेकिन इस बार उसने अलग फैसला लिया। डेनियल को निकालने की जगह उसने सबके सामने प्रमोट कर दिया। बधाई हो, उसने शांत स्वर में कहा। आज से आप रीजन मैनेजर हैं। डेनियल सदमे में जम गया। रिवेन गुस्से से लगभग फट पड़ा। आप फैमिली से ज्यादा अजनबियों को प्रमोट कर रहे हो? तभी एक और याद सामने आई। बीमारी के दौरान रिवेन कंपनी के नकली सिग्नेचर बना रहा था। ल्यूटेमन ने धीरे से उसकी तरफ देखा। कामयाबी चाहिए, उसने शांत स्वर में पूछा। तो उसे खुद कमाओ, जॉस की कड़वाहट से बोला। आपको अपने कर्मचारियों से ज्यादा प्यार है, अपने खून से नहीं। यह सुनकर ल्यूटेमन को हल्की सी हंसी आ गई। कर्मचारियों ने उससे कहीं ज्यादा वफादारी दिखाई थी, जितनी उसके परिवार ने कभी नहीं दिखाई। उधर कालमुरा डंग अब धीरे धीरे बेचैन होने लगा था। उसकी चालें अब पहले जैसी असरदार नहीं रहीं। बच्चे अब भी ल्यूटेमन से नफरत करते थे, लेकिन अब वे नतीजों से डरने भी लगे थे। और डर ने कालमुरा का असर कमजोर करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा मोड़ लिरिल की वजह से आया। पिछली जिंदगी में ल्यूटेमन ने उसकी शादी एड्रियन कोल नाम के एक अच्छे और ईमानदार बिजनेसमैन से तय की थी। एड्रियन सच में उससे प्यार करता था, लेकिन लिरिल हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। उसे बोरिंग कहती, कमजोर कहती, रोमांटिक नहीं कहती। आखिरकार वह मार्कस नाम के दूसरे आदमी के साथ भागने लगी। तब ल्यूटेमन ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे जबरदस्ती रोक लिया था, और उसी वजह से लिरिल उससे हमेशा नफरत करने लगी। सालों बाद वही लड़की उसकी हत्या की साजिश में भी शामिल हुई।
अब इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा था। मैं मार्कस से शादी कर रही हूं, लिरिल ने एक शाम गर्व से कहा। सबको लगा ल्यूटेमन गुस्से से फट पड़ेगा, लेकिन उसने बस शांति से सिर हिलाया। ठीक है। पूरा डाइनिंग हॉल खामोश हो गया, यहां तक कि कालमुरा भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर घमंड से मुस्कुराने लगा। कुछ महीनों बाद मार्कस का असली चेहरा बिल्कुल पहले जैसा सामने आ गया। वह जुए का आदी था। उसने लिरिल के गहने चुरा लिए, चुपके से उसके अकाउंट इस्तेमाल किए, और आखिर में उसके नाम पर भारी कर्ज लेकर गायब हो गया। लिरिल पूरी तरह टूटी हुई हालत में वापस घर लौटी। आपको पता था ऐसा होगा, वह रोते हुए चिल्लाई। तुरंत कई पुरानी यादें ल्यूटेमन के दिमाग में उमड़ पड़ी। आपने जबरदस्ती शादी करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पिछली जिंदगी में उसे बचाने की कोशिश करने पर लिरिल यही चिल्लाई थी। अब ल्यूटेमन बस थका हुआ लग रहा था। हाँ, उसने सच सच जवाब दिया। तो फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? ल्यूटेमन ने धीरे से खिड़की के बाहर बारिश की तरफ देखा। क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हें रोका था, उसने शांत स्वर में कहा। और फिर भी तुम मुझसे नफरत करने लगी थी। लिरिल चुप रह गई। पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी शर्म दिखाई दी। उधर रिवेन ने फिर पहले की तरह कंपनी में धोखाधड़ी करने की कोशिश की, लेकिन इस बार ल्यूटेमन पहले से तैयार था। कई महीनों से वह चुपचाप सबूत इकट्ठा कर रहा था। बैंक रिकॉर्ड, नकली दस्तावेज, छुपी हुई मीटिंग्स। जैसे ही रिवेन ने खुलकर फ्रॉड करने की कोशिश की, कंपनी के वकीलों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बोर्ड मीटिंग के दौरान पुलिस आ गई। जब पुलिस उसे सबके सामने गिरफ्तार कर रही थी, रिवेन बुरी तरह चिल्लाया, आप मेरे दादाजी हो। ल्यूटेमन चुपचाप उसे देखता रहा। फिर वही पुरानी यादें लौट आईं। अस्पताल का बेड, जहरीली दवाइयां, उसके पोते पोतियां उसकी मौत के वक्त जायदाद की बातें कर रहे थे। ल्यूटेमन बिना जवाब दिए धीरे से मुड़ गया। सबसे बुरा हाल जॉस्की का हुआ। उसके अंदर अब भी मशहूर सिंगर बनने का सपना था, जबकि उसमें बिल्कुल टैलेंट नहीं था। पिछली जिंदगी में ल्यूटेमन ने उस पर करोड़ों खर्च किए थे। कॉन्सर्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, विज्ञापन, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जॉस्की फिर भी फेल हो गया, और बाद में उसी ने ल्यूटेमन को दोष दिया। आपने मुझे सही से सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इस बार ल्यूटेमन ने साफ मना कर दिया। बिना पैसे और रसूख के जॉस्की जल्दी टूट गया। शराब ने उसे घेर लिया। फिर हिंसा शुरू हुई। निराशा ने उसका बचा कुचा जीवन भी खत्म कर दिया। एक रात शराब के नशे में उसने लगभग अपने सहकर्मी का गला दबा दिया। बाद में कोर्ट ने उसे मानसिक इलाज के लिए भेज दिया। जब ल्यूटेमन चुपचाप उससे मिलने गया, तो जॉस्की पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा था। आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? उसने कमजोर आवाज में पूछा। तभी एक पुरानी याद सामने आई। जॉस्की उसकी मौत के पास खड़ा हंस रहा था। इसे तो पहले ही मर जाना चाहिए था। ल्यूटेमन कई सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि एक बार तुम्हारी मदद करते करते मैं खुद बर्बाद हो चुका हूं। उसके बाद साल गुजरते गए। एक एक करके चारों बच्चे अपनी ही गलतियों के बोझ तले टूटने लगे। अब ल्यूटेमन हर बार उनकी गंदगी साफ करने नहीं आता था, इसलिए आखिरकार उन्हें असली दुनिया का सामना करना पड़ा। उधर ल्यूटेमन ने आखिरकार जीना शुरू कर दिया। वह शांति से घूमने लगा, ईमानदार कर्मचारियों के साथ समय बिताने लगा, समुद्र किनारे लंबी सैर करता, छुट्टियों पर जाता, और कई दशकों बाद पहली बार दिल से हंसा भी। एक शाम वह अपने पुराने बीच रिसॉर्ट के पास अकेला बैठा था। डूबते सूरज की रोशनी समुद्र पर चमक रही थी। ठंडी हवा उसके सफेद बालों को हल्के से हिला रही थी। तभी उसका असिस्टेंट धीरे से पास आया। सर, उसने सावधानी से कहा, कालमुरा डंग आज सुबह गुजर गए। ल्यूटेमन कुछ पल तक चुप रहा। फिर एक पुरानी याद सामने आई। दशकों पहले का जवान कालमुरा, जो उसके साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर रहा था। तब वे सच में दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे जलन ने सब कुछ झर बना दिया। ल्यूटेमन ने आखिरकार अपनी गोद में रखा अखबार बंद कर दिया। अब उसके अंदर न गुस्सा बचा था, न संतुष्टि, बस शांति। क्योंकि 2 जिंदगियां जीने के बाद आखिरकार ल्यूटेमन एक जरूरी बात समझ चुका था। उन लोगों को बचाते रहना जो खुशी खुशी आपको बर्बाद कर दें, दयालुता नहीं होती, वो खुद को खत्म करना होता है। और इस बार आखिरकार उसने खुद को बचा लिया था।